नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी ने जो कल आर्टिकल लिखा है, उसको लेकर के चर्चा है और ये देखिए ये आर्टिकल है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं लगा दूँ, ये हिंदी में आर्टिकल छापा है उसने भी, दैनिक जागरण ने भी। ये किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन दैनिक जागरण ने भी आर्टिकल छापा है। ये आप जो मैंने लिंक दिया है इस पर पढ़ सकते हैं वो आर्टिकल। लेकिन मैं इसकी डिटेल में इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनली जो है ये चुनाव जो है वो नागरिकों का अधिकार है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। अगर बेईमानी से हो रहा है तो हमारी सरकार बेईमानी वाली सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार इसका मतलब नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने आलेख लिख करके आरोप लगाया है, वो आरोप अगर सच है तो ये भयावह है हमारे लोकतंत्र के लिए। और चुनाव आयोग ने इस पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के हवाले से कोई एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट लगाई है अलग से कि चुनाव आयोग ने सफाई दी है, लेकिन पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि वो उस पर न किसी का सिग्नेचर है, न कोई अथॉरिटी लेटर है। और ये आप न्यूज एजेंसी को क्यों दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भेजिए। तो उसको लेकर के संदेह किया जा रहा है कि चुनाव आयोग क्यों इसको संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो राहुल गांधी ने कहा है, उसमें कुछ बिंदु उन्होंने उठाए और उस बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या है वो बिंदु। तो एक तो मैं आर्टिकल लगा रहने देता हूँ, दूसरा मैं जो उन्होंने लिखा है आर्टिकल को उसके मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि समझ में आए कि चुनाव आयोग या चुनाव किस तरह से हो रहा है। और महाराष्ट्र का उन्होंने तथ्य रखा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ वो किस तरह से उसमें सच सामने आया, और उसके बाद किस तरह से चुनाव आयोग ने, सरकार ने उसमें बेईमानी की, करने की कोशिश की और किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद यही फॉर्मूला बिहार में अपनाया जाएगा, और बिहार में अगर यही फॉर्मूला अपनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प है इसको रोकने के लिए, या विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनके पास क्या विकल्प है इसको रोकने के लिए, ये मुख्य सवाल है। तो देखिए राहुल गांधी लिखते हैं कि अंपायर तय करने वाली समिति में हेराफेरी। पहले चुनाव आयुक्त, अंपायर मतलब चुनाव जो आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इसका जो निर्वाचन होता है, इनका जो मनोनयन होता है वो एक कमेटी किया करती है। तो पहले वो बता रहे हैं कि पहले चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से ये सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2-1 के बहुमत से चुने जाएंगे, और चयन समिति के तीसरे सदस्य अर्थात नेता विपक्ष के वोट को अप्रभावी किया जा सके। जब 3 लोगों की कमेटी है, एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है, या उनके द्वारा चुने गए कमेटी के जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो है, तो 2-1 के बहुमत से चुना जाएगा। तो जाहिर है जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा। तो और तीसरा जो व्यक्ति है विपक्ष के नेता, उसके वोट का कोई मतलब नहीं है, वो समर्थन में दे या विपक्ष में दे। समर्थन में दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो विपक्ष में देता है तो फिर उस मतलब क्या हुआ उसका, कमेटी में होने का उसका। यानी जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वही अंपायर भी तय कर रहे हैं। सबसे पहले तो चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का फैसला गले नहीं उतरता। इस पर बहुत बात हुई है, राहुल गांधी इस बात को भी यहाँ भी इंगित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर चयन समिति से एक निष्पक्ष निर्णायक को हटाकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसमें नाम लिया गया था कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता 3 होंगे। तो वो कह रहे हैं कि आखिर चयन समिति से एक निष्पक्ष निर्णायक को हटाकर कोई अपनी पसंद का सदस्य क्यों लाना चाहेगा। जैसे ही आप यह सवाल खुद से पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष एक है सीजीआई, सीजीआई तो किसी का नहीं है, तो उसको हटा करके अपने ही पक्ष के एक व्यक्ति को लाने का मतलब क्या होता है, ये राहुल गांधी उठा रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि, ये महाराष्ट्र में खूब चर्चा हुई, और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, गौर से इसको सुनिएगा क्योंकि बहुत गंभीर बातें सारी राहुल गांधी ने इसमें की है, अगर ये सच है तो बहुत ही गड़बड़ है। और ये सच है या नहीं है ये कौन बताएगा। ये जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, इसका सच्चाई से जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे, इसका चुनाव आयोग जवाब दे।
जवाब दे। जैसे पहला जो सवाल उठाया है कि आप अपनी पसंद के 2 लोगों को चुन लेते हैं, क्यों आपने हटाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? इस पे संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए कि हमने क्यों सीजीआई को हटाया। फिर है कि फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या 8.98 करोड़ थी, जो मतदाता पंजी में रजिस्टर्ड लोग थे। 5 साल बाद यानी मई 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हो गई। मतलब 8.98 करोड़ 2019 के विधानसभा चुनाव के समय थी, और जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 9.29 करोड़ की वृद्धि हुई, यानी 0.31 करोड़ की वृद्धि हुई। ये वृद्धि संभव है क्योंकि 5 साल पहले हुआ था और ये 5 साल बाद हुआ। तो ये कह रहा है कि 5 साल बाद मई 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हुई। इसके सिर्फ 5 माह बाद 2024 के विधानसभा चुनाव तक यह संख्या बढ़कर 9.70 करोड़ हो गई। लोकसभा चुनाव में वो 2.29 करोड़ थी, और 5 महीने बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ विधानसभा का 2024 में, वो संख्या बढ़कर के 9.70 करोड़ हो गई आबादी, मतदाताओं की संख्या है। यानी 5 साल में 2019 से 2024 के बीच में 31 लाख की मामूली वृद्धि हुई। वहीं सिर्फ 5 माह में यानी मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच में 41 लाख की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सवाल खड़ा होता है कि भैया 5 साल में 31 लाख बढ़े वोटर, और 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए भाई? ये सवाल है राहुल गांधी का। और वोटरों की संख्या 9.70 करोड़, 9.70, 70 भी बोलते हैं, 9.7 करोड़ पहुंचना असामान्य है, क्योंकि सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के वयस्कों की कुल आबादी 9.54 करोड़। तो एडल्ट मतदाता जो है वो 9.54 करोड़ है, और जो वोट देने वाले लोग जो बढ़े, जो हुए वोटर की संख्या 9.70 करोड़ कैसे पहुंचा? ये राहुल गांधी का सवाल है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ज्यादातर वोटरों और ऑब्जर्वर के लिए बाकी जगह की तरह महाराष्ट्र में मतदान बिल्कुल सामान्य था। लोगों ने पंक्तिबद्ध यानी कतार में खड़े होकर मतदान किया और घर चले गए। जो शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों के अंदर पहुंच चुके थे, उन्हें मतदान करने की अनुमति थी। किसी मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ या लंबी कतारों की खबर नहीं आई, पर चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय रहा, जिस दिन वोटिंग हो रही थी। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। अब अगली सुबह जो आंकड़ा आया, मतलब जिस दिन वोटिंग थी उसके दूसरे दिन जब आंकड़ा आया, तो मतदान का प्रतिशत हो गया 66.05। तो 58.22% से बढ़ करके 66.05% हो गया, यानी 7.83% की भारी बढ़ोतरी हुई, जो करीब 76 लाख वोटों के बराबर, यानी 76 लाख वोट बढ़ गए शाम 5 बजे के। और सुबह जब मतदान अपडेट किया गया चुनाव आयोग द्वारा, तो 76 लाख वोट बढ़ गए। वोट प्रतिशत में ऐसी बढ़ोतरी महाराष्ट्र के पहले के किसी भी विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा थी। इससे यह समझा जा सकता है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में प्रोविजनल और अंतिम मतदान प्रतिशत के बीच केवल 0.50% का अंतर था, कि भाई जो शाम में कहा गया और जो सुबह जो अंतिम मतदान प्रतिशत था उसमें 0.50 0.5% का अंतर था। 2014 में ये 1.8% का रहा, 2019 में 0.64% रहा, लेकिन 2024 में ये अंतर कई गुना बढ़ गया। और उसमें फिर अगला पॉइंट उन्होंने रखा है कि चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग। बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ है, पर अधिकतर नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। अब ये भी एक जो है गड़बड़ी वाली जगह है कि 1 लाख बूथ है महाराष्ट्र में और 12,000 बूथों पर ही ज्यादा नाम कैसे जोड़े गए?
ये बूथ उन 85 विधानसभाओं के थे जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब था। ये संदेह और बढ़ाता है कि 12,000 बूथ पे ज्यादा मतदाता आए गए, नए मतदाता ज्यादा जोड़े गए, और ये 12,000 बूथ उन 85 विधानसभाओं के थे जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। मतलब हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला। यदि हरेक को वोट डालने में 1 मिनट भी लगा तो भी मतदान प्रक्रिया 10 घंटे तक और जारी रहनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। सवाल है कि अतिरिक्त वोट आखिर डाले कैसे गए? बड़ा गंभीर सवाल है। अब उसके बाद है कि स्पष्ट है कि इन 85 सीटों में से ज्यादातर पर राजग ने जीत दर्ज की, यानी एनडीए ने जीत दर्ज की, बीजेपी और उसके साथी पार्टियों ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की इस बढ़ोतरी को युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य ट्रेंड बताया, लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ उन्हीं 12,000 बूथों तक सीमित रहा, बाकी 88,000 बूथों पर क्यों नहीं? ये बहुत गंभीर सवाल है कांग्रेस का। यदि, यानी ये कांग्रेस ने इतना सारा रिसर्च किया हुआ है, यदि ये मामला गंभीर नहीं होता तो इसे अच्छा चुटकुला कहकर हंसा जा सकता था। अब एक उन्होंने केस स्टडी भी सामने रखा है कि कामठी विधानसभा धांधले की अच्छी केस स्टडी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ 1.36 लाख वोट मिले, लेकिन भाजपा को 1.19 लाख वोट मिले, यानी 0.17 लाख वोट ज्यादा मिले कांग्रेस को। नहीं, वह 27 नहीं, 17 ही सही। तो 1.36 लाख वोट, 1.36 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि भाजपा को 1.19 लाख वोट मिले लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के विधानसभा में चुनाव में क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव उस लोकसभा चुनाव के भीतर जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर लगभग उतने ही वोट मिले, मतलब 1.3 लाख ये वोट मिले, 1.36 और 1.34 लाख वोट मिले, थोड़ा सा कम हुआ है। पर भाजपा के वोट अचानक बढ़कर 1.75 लाख हो गए, यानी 56,000 वोटों की बढ़ोतरी हो गई। 1.19 लाख यानी 1,19,000 वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा में, कामठी विधानसभा में, और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ये 1,75,000 वोट हो गए, यानी 56,000 वोटों की बढ़ोतरी हो गई। ये बढ़त उन 35,000 नए वोटरों के कारण मिली जिन्हें दोनों चुनावों के बीच कामठी में जोड़ा गया। अब एक विधानसभा सीट पर 35,000 नए वोटर आ गए, ये सवाल है कांग्रेस का। लगता है जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला और जो नए मतदाता जुड़े, उनमें से सब चुंबकीय ढंग से भाजपा की ओर ही खींचते चले गए, मतलब सबने भाजपा को वोट किया। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वोट आकर्षित करने वाला चुंबक कमल जैसा था। ऐसे ही तरीकों से भाजपा ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 132 जीत ली। 149 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी और उसमें 132 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 89% का स्ट्राइक रेट। यह किसी भी चुनाव में उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था, जबकि सिर्फ 5 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट मात्र 32% था। ये सब संदेह पैदा करता है। गुजरात में भी जो चुनाव हुआ था, भाजपा को जो अप्रत्याशित जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में पिछले, उसमें भी ये चर्चा हुई थी। सबूत छिपाने की कोशिश, अब ये बता रहे हैं कि अगला पॉइंट है सबूत छिपाने की कोशिश। चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी से दिया या फिर आक्रामक रवैया अपनाकर। ये सारे जो तथ्य रखे हैं राहुल गांधी ने, इसका जवाब किसको देना है? इसका जवाब देना है चुनाव आयोग से। सरकार को नहीं देना है, चुनाव आयोग को देना है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जो वोटर जिसको वोट देना चाहे वो वोट उसको जाए, वोटर जिसको चुनना चाहे विधायक या एमपी उसको ही चुने, न कि फर्जी वोट से कोई और विधायक या एमपी चुन लिया जाए। लेकिन इसका जवाब जो है चुनाव आयोग ने या तो चुप रह करके दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया, या फिर आक्रामक रवैया अपनाया। उसने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग को खारिज कर दिया। फिर जो है इससे भी गंभीर बात यह रही कि विधानसभा चुनाव के 1 माह बाद
जब एक हाईकोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया। कि आपकी जो वीडियोग्राफी है मतदान केंद्र पे, आप जानते हैं वीडियोग्राफी होती है और सीसीटीवी फुटेज है, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह के बाद निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 93(2)(a) में बदलाव कर दिया। मतलब वहां पेश करने के बजाय फैक्ट जो है उसके पहले सरकार ने चुनाव आयोग से मशवरा किया, बात की, और निर्वाचन संचालन संबंधी नियम जो है 1961 की धारा 93(2)(a) में बदलाव कर दिया। और बदलाव क्या किया, इसके जरिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सीमित कर दी गई। ये बदलाव और इसका समय दोनों ही बहुत कुछ कहते हैं। हाल में एक जैसे यानी डुप्लीकेट इपिक नंबर, जो मतदाता में नंबर होता है, मतदाता नंबर जिसको कहते हैं, इपिक नंबर सामने आने के बाद फर्जी मतदाताओं को लेकर के चिंताएं और गहरी हो गई। हालांकि असली तस्वीर तो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है। वो पता चला कि एक ही नंबर के कई वोटर हैं। मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए औजार हैं, न कि ताले में बंद रखने वाली सामग्री, खासकर तब जब लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा हो, यानी जब संदेह हो। देश के लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि किसी भी रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा। तो ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं आगे, कि भले ही कोई टीम मैच फिक्स करके खेल जीत जाए, लेकिन इससे संस्थाओं की साख और जनता के भरोसे को हुए नुकसान को फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। और ये कह रहे हैं कि अब तो ये संदेह भी है कि ऐसी धांधली कई वर्षों से चलती आ रही है, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं सोचा जा रहा था। कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास उस तरह की तैयारी नहीं थी। यदि रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की जाए तो न सिर्फ धोखाधड़ी के तरीके का पता चल सकता है, बल्कि यह भी कि उनमें किन किन लोगों की भूमिका थी। दुख की बात यह है कि विपक्ष और जनता दोनों को हर कदम पर इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने से रोका जा रहा है। जो उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव के बारे में सारी डिटेल मांगी हाई कोर्ट ने, कि जो मतदाता केंद्र की जो वीडियोग्राफी हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो दीजिए। तो रिकॉर्ड ये संशोधन किया गया कि अब सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, ये प्रावधान कर दिया। और उसके बाद जो है, तो चुनाव आयोग को आवश्यक ये था कि चुनाव, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, उस समय भी जब चर्चा चलती थी, कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी संदेह, शक की गुंजाइश बनती है ईवीएम को लेकर के, या और किसी मतदाता सूची को लेकर के, या मतदान के समय प्रतिशत को लेकर के, तो चुनाव आयोग के लिए है कि वो आप निष्पक्ष तरीके से कैसे फंक्शन कर रहे हैं। जहां जहां संदेह उठ रहा है उस पर आप सबूत के साथ आप बात कीजिए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चुनाव आयोग हमेशा इन चीजों से बचता रहा और ये संदेह पैदा करता है। और अब सवाल उठता है कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बिहार बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव के लिए, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ये जो सीज फायर हुआ है उसके बाद जो बदनामी हुई है नरेंद्र मोदी जी की, दुनिया में और देश में भी गांव गांव में बदनामी हुई है। और ये कहा गया कि ये जो 56 इंच का सीना था वो सीज फायर करा दिया, वो लड़ नहीं सका, कमजोर पड़ गया। और वो जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ये कमजोर पड़ा ट्रंप के दबाव में। ट्रंप का दबाव ये है कि भैया व्यापार बंद कर देंगे, और व्यापार बंद कर देंगे तो देश का कितना नुकसान होगा वो सेकेंडरी है, अडानी का कितना भयंकर नुकसान हो जाएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदानी पर मुकदमा भी चल रहा है, अदानी को फिर घेरा गया कि ईरान से आपने कैसे तेल लिया, वगैरह वगैरह, बड़ी कई सारी बातें। तो ये सवाल उठता है कि मोदी जी पे जो सवाल खड़े किए गए हैं उनकी देश के संचालन को, प्रधानमंत्री पद को लेकर के, कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया है, और इससे देश की छवि का नुकसान हुआ। हमारी सेना जो है जो कर सकती थी वो नहीं करने दिया आपने, और पाकिस्तान के सामने आपने एक तरह से कहिए कि ये सरेंडर कर दिया। तो नरेंडर सरेंडर जो कहते हैं वो ये हो गया कि ट्रंप ने फोन किया और आपने चुप्पी साध आप सीज फायर कर दिया। तो ये जो छवि का नुकसान हुआ है, बिहार में चुनाव जब होगा और बीजेपी के पक्ष में अगर परिणाम आते हैं तो ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा
कि ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है झूठ फैला रहा था। देखिए जनता ने, नागरिकों ने न्याय कर दिया। लेकिन जब नागरिकों के वोट को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, जिस तरह से राहुल गांधी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए, वो डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए हमने डिटेल पढ़ भी दिया कि अगर ये हो रहा है और ये साफ साफ वो जो सबूत के साथ बात रख रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। और बिहार में ये नहीं होगा, ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के कंधे पे सत्ता में है और बीजेपी के नेता इस बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। और अभी बुलडोजर चलाया गया एक जगह, एक घटना को लेकर के, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये अब बीजेपी हावी हो गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो गृह मंत्री नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अब बुलडोजर चलेगा और उसका घर ढहाया जाएगा, और हो गया। पुलिस ने जाकर के वो सारी कार्रवाई कर दी। इससे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार में कम हो गया है और बीजेपी जो चाहती है वो कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेहद चिंता की बात है। और हम जो बात कर रहे थे, पिछले दिनों बात की हमने कि बिहार में मुख्य मुद्दा है सामाजिक न्याय। तो अगर बीजेपी जीत जाती है तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी राहुल गांधी फ्लॉप करार दिए जाएंगे कि हमने जाति गणना की बात कही और बिहार की जनता ने बीजेपी को जीत दी, यानी बीजेपी जो जाति गणना कराना चाहती है वो ज्यादा सही है। राहुल गांधी ने जो वहां भाषण जाके दिया उसमें कहा उन्होंने कि जो बीजेपी की जाति गणना का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, और जो कांग्रेस का तरीका है जो तेलंगाना में उसने अपनाया, दोनों में अंतर है। और वो अंतर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्मूला अपनाया है जाति गणना का, वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सवर्ण है, सब उनके संगठनों से बात करके उनसे सवाल मंगवाए कि भैया किस तरह के सवाल किए जाए। और एक वानगी उन्होंने रखी कि वो जिसे दलितों से ये पूछा गया, दलितों ने सवाल भेजे और कहा कि ये क्या अस्पृश्यता अभी भी इशू है, ये सवाल पूछे जाएं। तो इस तरह की बात करें। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जो जाति गणना का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ये है कि जो सवाल तय कर देते हैं अधिकारी, वही सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें सवाल तो आप मैनिपुलेटेड सवाल होंगे और आप जो आप जवाब चाहते हैं उस लायक सवाल आप चुनोगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये जो जाति गणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है, जो राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं, वो भी एक तरह से हाईजैक कर दिया जाएगा। और जो कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति गणना की बात करके विपक्ष से मुद्दा छीन लिया, तो वो भी सच हो जाएगा। यानी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी 56 इंच का सीना जो है मोदी जी का बरकरार रह जाएगा। ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि बिहार की जनता ने मान लिया कि मोदी जी 56 इंच के हैं और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, उसकी उनके आतंकियों को। ये जस्टिफाई हो गया। और दूसरा ये कि सामाजिक न्याय पे बीजेपी बेहतर सोचती है, वो इसलिए बिहार का चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट चुनाव है। और इसमें बेईमानी के चांसेस, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं, बल्कि महाराष्ट्र से भी चांसेस बढ़ जाते हैं बिहार में। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार में अगर बेईमानी करने की मंशा है सरकार की, चुनाव आयोग के द्वारा और तमाम हथकंडों को अपना करके, तो कांग्रेस और विपक्ष जो आरजेडी है वहाँ क्या करेंगे। जो विपक्ष के लोग हैं, वो चाहे महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के हों नेता हों, या आरजेडी के नेता हों, या माले के नेता हों, या मुकेश सहनी के लोग हों, वो क्या फार्मूला अपनाएंगे। क्या चुनाव के बाद फिर केवल आरोप लगाएंगे कि देखिए यहाँ ये हुआ, यहाँ हुआ, और ऐसे ही कुछ महीने बाद आप तथ्य पेश करोगे, 5 6 7 महीने बाद, 4 महीने बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था राहुल गांधी ने। या उसको रोकने का कोई उपाय है। अगर चुनाव आयोग, सरकार मिल करके ये कह रहा है कि हम नहीं रोकेंगे, हम वही करेंगे जो चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है। और इस पर हालांकि किस तरह से तैयारी करते हैं वो देखने वाली बात है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना होता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, सरकार बेईमानी पर तुल जाए, संवैधानिक संस्थान बेईमानी पर तुल जाए, तो भूमिका जो है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि फाइनली वोट चोरी जो है वो हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है। हम जो सरकार चाहते हैं वो नहीं आ रही है, कोई और सरकार आ रही है। तो हमारी जवाबदेही बन जाती है कि कैसे इस पर हम
नियंत्रण करें। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की भूमिका है कि आम लोगों के बीच जाएं, उनको कन्विंस करें और कहें कि जहां कहीं गलत दिखे कार्यकर्ताओं के साथ आप खड़े होइए और सबूत के साथ आइए, ताकि सबूत पे चर्चा की जा सके। तो ये सबसे बड़े सवाल हैं जिस पर राहुल गांधी को अभी जवाब देना है। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, लेकिन ये बहुत गंभीर है और इससे ये गंभीर इसलिए है कि नागरिकों से जुड़े हुए इशू है। हमारी सरकार, अब देख लीजिए पिछले 11 साल से जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, उसमें लोकतंत्र की, लोक की क्या भूमिका है, और तमाम चीज़ों को जिसे लगता है कि धर्म के नाम पर, या कहिए कि तमाम चीज़ों को राष्ट्रवाद के नाम पर, नेशन फर्स्ट के नाम पर सौंपा जा रहा है, उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है और नागरिकों को जो है निजीकरण की भाड़ में झोंका जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर के अब तो जो है बताया जा रहे हैं कि जो नेशनल पार्क्स हैं जहां जीव जंतु होते हैं, वो भी अंबानी के बेटे को सौंपा जा रहा है। वनतारा जो बनाया है उसके जगह सब जगह सौंपा जा रहा है। मतलब हर चीज अंबानी अडानी के लोग करेंगे, या कुछ और लोग जो है मोदी जी को जो चंदा देंगे, बीजेपी को चंदा देंगे, उनको मिलेगा, बाकी जो है मुंह ताकते रहेंगे। तो अगर इस तरह से निजीकरण हो जाएगा हर चीज का, एयरपोर्ट से लेकर के सड़क से लेकर के तमाम चीजों का, फिर सरकार और लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो ये आपको भी समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम शाम में।